नमस्कार दोस्तों, अभिनव ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सुनील कुमार मीणा लाइव जुड़ रहा हूं आपके साथ एक बार फिर से। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर, वो रहेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, एक ऐसा चैप्टर जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में बनता है और बेहद अच्छा प्रश्न बनता है। हर कंपटीशन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, जैसे स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, आरपी, डीपी, रेलवे और भी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा आपके लिए ये वीडियो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीडियो प्रस्तावना को लेकर डाले गए थे वो आपको पसंद आए होंगे। और भी कोई चीज जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो रही है किसी भी चैप्टर को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने की। अभी स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो मौलिक अधिकार को लेकर। देखिए दोस्तों, देखिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, एफआर। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिसको यदि मुझे क्लियर करना है तो सबसे पहले जरूरी है इसकी पृष्ठभूमि को तलाशना। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बेसिस क्या है। डायरेक्ट क्या होता है, हम सीधे संविधान पे आ जाते हैं, हम सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि तलाशनी है। क्या कंसेप्ट क्या है मौलिक अधिकार, ये निकल के कहां से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक शब्द रख रहा हूं, गौर से देखिएगा, मानवाधिकार या मानव अधिकार। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, जैसा कि आपके सामने है। सबसे पहले मैं मौलिक अधिकारों के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक बार मानव अधिकारों के बारे में बात करना चाहता हूं। मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की तुलना में एक संकीर्ण कंसेप्ट है। मानवाधिकार एक वाइड कंसेप्ट है, और क्या है ये कंसेप्ट, और इसी के अंतर्गत मैं पढ़ूंगा मौलिक अधिकारों को। तो मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं मानवाधिकार की। देखिए, पहली बात तो ये, आपने नाम सुना होगा यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना आप सबने पढ़ी होगी बार बार, 24 अक्टूबर 1945। लेकिन बार बार हम देखते हैं मानवाधिकार, नाम भी सुनते हैं, कई बार अखबार में हम पढ़ते भी हैं, सुर्खियों में रहता है अक्सर ये मामला, मानवाधिकारों का उल्लंघन, मानवाधिकारों का उल्लंघन। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, तो यह मुद्दा छाया रहा कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर काफी याचिकाएं लगाई गई। और उस समय जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रंजन गोगोई साहब, उन्होंने यह भी कहा था कि मैं खुद जम्मू कश्मीर जाकर यह संज्ञान लूंगा कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है क्या। तो ये मानवाधिकार जो कंसेप्ट है, इसका तात्पर्य क्या है। मानवाधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। हम मानव हैं, और मानव होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त हुए वो होते हैं मानवाधिकार। एक सबसे बड़ी बात ध्यान में रहे, मानवाधिकारों पर किसी भी देश की सीमा का, चाहे हम भारत में रह रहे हैं, चाहे हम अमेरिका में रह रहे हैं, और चाहे हम अन्य किसी देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे कोई भी देश विश्व का कहीं भी रह रहे हैं, मानवाधिकारों पर किसी भी देश की सीमा का कोई बंधन नहीं होता। मानवाधिकार मानव होने के नाते प्राप्त है हमें, जिस पर किसी देश की सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये एक वाइड कंसेप्ट है मौलिक अधिकारों की तुलना में। हमने मानव के रूप में जन्म लिया और इस नाते हमें जो अधिकार प्राप्त हुए वो कहलाते हैं मानवाधिकार। और याद रहे दोस्तों,
मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में, प्रहरी के रूप में काम करता है विश्व में यूएनओ। यूएनओ जो है वो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करता है। और जो मानवाधिकारों की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है। कैसी है? सार्वभौमिक, मतलब ये इक्वली है। हम मानव होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त है वो मानवाधिकार हैं, वो हर देश में इक्वल हैं और इनके संरक्षक के रूप में काम करता है यूएनओ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं भारत में रह रहा हूं, कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है और कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में। एक देश का नाम और लेना चाहता हूं, पाकिस्तान। और एक देश और ले लूं मैं, माफी चाहूंगा, श्रीलंका। बार बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर भेदभाव होते हैं और ऐसी घटनाएं आती हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहे हैं, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। श्रीलंका में भी जो एक द्वीप है जाफना द्वीप, इस पर भी जो लिट्टे समुदाय के लोग रहते हैं उनके साथ श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भेदभाव किए जाते हैं, जिससे ये सुर्खियों में रहता है कि यहां श्रीलंका, पाकिस्तान में बार बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी देश हो, किसी भी देश में अगर मानव होने के नाते आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और मैं ये कहूं दोस्तों कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके संबंध में संज्ञान लेता है यूएनओ। और यूएनओ, अगर कोई देश मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो यूएनओ उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यूएनओ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं और इन 111 अनुच्छेदों में 30 अनुच्छेद मानवाधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं दोस्तों, मानवाधिकारों से संबंधित। मैं अभी मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अभी मानवाधिकारों की चर्चा कर रहा हूं, जो मौलिक अधिकारों की तुलना में एक वाइड कंसेप्ट है। 30 अनुच्छेद लगभग इससे संबंधित हैं। एक और चीज बता दूं, यूएनओ जो है, जो कि मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करता है, अगर किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो यूएनओ कार्रवाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनओ गया था कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उस संबंध में यूएनओ ने संज्ञान लिया था और पूरे विश्व में 10 दिसंबर को एक कंसेप्ट का प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पुटअप हुआ है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहे, सिंपल सा प्रश्न है, सीधा सा पुटअप होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर एक सांविधिक संस्था, कैसी संस्था? सांविधिक दोस्तों, संवैधानिक नहीं, सांविधिक संस्था। मैं जब आयोग की चर्चा करूंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है, गैर सांविधिक क्या होता है, इन सब की चर्चा हम डिटेल से करेंगे। एनएचआरसी काम करता है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तर्ज पर राज्यों में काम करता है राज्य मानवाधिकार आयोग, एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये काम करता है राज्य में, और केंद्र में एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है, जो कि मानवाधिकारों से संबंधित मामलों को देखता है। अलग से आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। हालांकि रीट, पटवार, रीट को देखूं, सेकंड ग्रेड को देखूं, फर्स्ट ग्रेड को देखूं, इनमें फर्स्ट पेपर के एंगल से देखा जाए तो एनएचआरसी का प्रश्न बनता है स्कूल लेक्चर के एग्जाम में, और आरएस में भी बनता है। पटवार को देखा जाए तो पटवार के एंगल से एसएचआरसी का, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो आपके सिलेबस में है। उसकी जब मैं आगे बढ़ूंगा तब चर्चा करूंगा। अभी ये कॉमन टॉपिक है तो मैं अभी इसको थोड़ा सा यहीं समाप्त कर रहा हूं। ये था दोस्तों मानवाधिकारों से संबंधित कंसेप्ट। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, मानवाधिकार एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बिना मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने मानवाधिकार देखे और अब मैं मानवाधिकारों से आता हूं मौलिक अधिकारों पर। एक चीज और बता दूं दोस्तों, हालांकि रीट, सेकंड ग्रेड, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग शायद ये चीज इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी एक नाम आपने सुना होगा, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार का जो कंसेप्ट है, प्राकृतिक अधिकारों का
जो कंसेप्ट है, प्राकृतिक अधिकार में ये कह सकता हूं कि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है वो प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों में मानवाधिकारों में अंतर क्या है दोस्तों? प्राकृतिक अधिकार जो है वो मनुष्यों और जीव जंतुओं सभी को प्राप्त होते हैं और मानवाधिकार सिर्फ मानव को प्राप्त होते हैं। ये छोटा सा अंतर है, ध्यान रहे। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं थोड़ा सा मौलिक अधिकारों पर। दोस्तों याद रहे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। एक बार मैं मौलिक अधिकारों की बात भारत के संदर्भ में करूं, उसके पहले दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों की जो कंसेप्ट है इसकी मैं विश्व के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में थोड़ा सा इसकी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम 1215, बार बार आपने पढ़ा होगा, 1215 में ब्रिटेन, कौन सा देश दोस्तों? ब्रिटेन। आप सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन ने बनाया था। हालांकि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन के राजा ने 1215 में एक कागज पर लिखित में, याद रहे दोस्तों, वर्बली नहीं, लिखित में कुछ अधिकार लिखकर दिए वहां की जनता को, कुछ अधिकार लिखकर दिए। और वो जो पत्र था जिस पर अधिकार लिखकर दिए उसे उन्होंने नाम दिया मैग्ना कार्टा। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? मैग्ना कार्टा। दोस्तों याद रहे, ये अंग्रेजी का वर्ड है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, कई दफा एग्जामिनर शुद्ध कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली का प्रयोग कर लेता है, कई दफा शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर लेता है, कई दफा शुद्ध अंग्रेजी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली है उसको काम में लेता है। मैग्ना का मतलब होता है हिंदी में महान, और कार्टा का मतलब होता है चार्टर। मैं मैग्ना कार्टा को महान चार्टर भी कह सकता हूं। क्या कहता हूं दोस्तों? महान चार्टर भी कह सकता हूं, मैग्ना कार्टा भी कह सकता हूं। हो सकता है एग्जामिनर महान चार्टर शब्द का प्रयोग करे तो हम वहां थोड़े कंफ्यूज हो कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया था, महान चार्टर कहां से आया? तो मैग्ना कार्टा को ही हिंदी में कहते हैं महान चार्टर। अगली बात करना चाहता हूं दोस्तों, सन 1215 में ब्रिटेन के राजा ने जो कुछ अधिकार लिखकर दिए कागज पर, उसे नाम दिया मैग्ना कार्टा। हिंदी में बोले तो मैग्ना का मतलब महान और कार्टा का मतलब चार्टर, महान चार्टर। इसके बाद मैं आता हूं दोस्तों अमेरिका पर। और क्यों आता हूं जरा गौर कीजिएगा, यहां से एक प्रश्न बना था कुछ दिनों पहले। आप अच्छे से जानते हैं अमेरिका ऐसा देश है जिसने दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया, और अमेरिकी संविधान का निर्माण जून 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया, वहां से शुरू हुआ। और अमेरिका का संविधान लागू हुआ था मार्च 1789 में। यह चीज भी आपने पढ़ी होगी। निर्माण शुरू हुआ 1787 में और अमेरिकी संविधान लागू हुआ था 1789 में। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने ही बनाया था। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक चर्चा की भी थी कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी अमेरिका है। कौन है दोस्तों? अमेरिका। अब मैं थोड़ी सी आगे बात करूं, सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ने वाला देश, दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर कहे सबसे पहले अपनी जनता को अधिकार देने वाला देश ब्रिटेन, किस नाम से? मैग्ना कार्टा 1215। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को जोड़ने वाला देश, तो वो था अमेरिका। अमेरिका ने मौलिक अधिकारों को जोड़ा। 1787 में ही प्रस्ताव रख दिया गया था, डिटेल से बता रहा हूं। 1789 में जोड़ा गया और इसको प्रभावी किया गया 1791 से। दोस्तों याद रहे, अमेरिकी संविधान 1789 में लागू हुआ था, लेकिन अमेरिकी संविधान में जो मौलिक अधिकार जोड़े गए थे वो 1791 से प्रभावी हुए। कब से प्रभावी हुए? 1791। कंफ्यूज नहीं होना है, कब से प्रभावी हो रहे हैं? 1791 से। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से? कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? विश्व का पहला देश जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा, अमेरिका। कब जोड़ा? 1789 में। प्रभावी कब हुए? 1791 में। और किस नाम से जोड़ा? इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बिल ऑफ राइट्स। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल ऑफ राइट्स के नाम से दोस्तों अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया 1789 में, और 1791 में इन्हें प्रभावी किया गया। और अमेरिका पहला देश जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा। आगे बात करता हूं दोस्तों फ्रांस की थोड़ी सी। दोस्तों ये पृष्ठभूमि बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी मौलिक अधिकारों का चैप्टर हम पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं भाग 3 12 से 35, सब स्टार्ट करते हैं दोस्तों
सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसेप्ट को पकड़िए। जब तक कंसेप्ट आपके पकड़ में नहीं आएगा आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये मैं एक एग्जांपल दूं तो ऐसी ही बात हो गई, जैसे मैं कोई काम करने गया, डायरेक्ट किसी कंपनी में घुस गया, मेरे को पता ही नहीं है कि कंपनी के रूल रेगुलेशन क्या है, गाइडलाइन क्या है, और डायरेक्ट मैं वहां जॉब के लिए चला गया। दोस्तों सीधी सीधी बात है, जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा आगे की पृष्ठभूमि, आगे का जो बैकग्राउंड है आप तैयार नहीं कर सकते। पहले पृष्ठभूमि को पकड़ना है, उसके बाद हम भारत पे आएंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, फ्रांस ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा 1789 में। कब जोड़ा दोस्तों? 1789। एक चीज याद रहे दोस्तों, अमेरिका भी 1789 में जोड़ रहा है और फ्रांस भी 1789 में। लेकिन अगर प्रश्न बनता है सर्वप्रथम किस देश ने जोड़ा, दैट टाइम आंसर विल बी अमेरिका, यूएसए। क्यों आएगा? प्रस्ताव 1787 में रख दिया गया था, अमेरिका का संविधान सबसे पहले लागू हुआ था लिखित, इसलिए आंसर आएगा अमेरिका। आगे बात करता हूं, फ्रांस 1789 में जोड़ा। और फ्रांस ने अपने संविधान में किस नाम से जोड़ा मौलिक अधिकारों को, एक बार मैं उसकी भी चर्चा कर लूं आपके सामने। किस नाम से फ्रांस ने जोड़ा? तो फ्रांस ने जोड़ा मानव एवं नागरिकों के, गौर कीजिएगा दोस्तों, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है। अमेरिका ने किस नाम से जोड़ा? तो हमने देखा बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कब जोड़ा? 1789 में, प्रभावी 1791 में। फ्रांस ने कब जोड़ा? मानव एवं नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र के नाम से 1789 में जोड़ा। किसने जोड़ा दोस्तों? फ्रांस ने। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, अब मैं मौलिक अधिकारों की बात करूंगा भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, भारत के संदर्भ में मैं बात करूं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पीछे का बैकग्राउंड आपके सामने है, ये जो इसकी हिस्ट्री है, इसका इतिहास है, इसे आप ध्यान से समझें, इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो आप आराम से मौलिक अधिकारों के कंसेप्ट को पकड़ पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। देखिए दोस्तों आगे, ये था विश्व के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट। अब मैं आना चाहता हूं भारत के ऊपर कि भारत में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, कैसे आए मौलिक अधिकार, भारत ने कहां से लिए, मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है, इनका भारत में कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, भारत में क्या है ये, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों। आज थोड़ी उमस भी है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। मौलिक अधिकार किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। आप सब भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं, मौलिक अधिकार मूल अधिकार भी बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और शॉर्ट में मैं बोल सकता हूं एफआर। अगर मैं शॉर्ट में एफआर शब्दावली का प्रयोग करूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं मौलिक अधिकार कहना चाह रहा हूं। बात करते हैं आगे भारत के संदर्भ में। भारत का संविधान देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। भाग की बात करूं तो वर्तमान में अगर उपभाग को जोड़ा जाए तो टोटल 25 भाग कह सकते हैं हम, लेकिन अगर ऑप्शन में 22 आता है तो हमें 22 को पिक करना है। बात करता हूं आगे संविधान। भारतीय संविधान का एक भाग है भाग 3, और दोस्तों भाग 3 में अनुच्छेद हैं 12 से 35। कहां से कहां तक दोस्तों? 12 से 35। किस में? भाग 3 में। एक बात हमेशा याद रहे, आजकल एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पुटअप करता है, सबसे बड़ी बात यह कि थियोरेटिकल क्वेश्चन की बजाय व्यवहारिक क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सोच समझकर हमें आंसर देना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, इनका डिवाइडेशन जब हम करेंगे तो 14 से होता है समानता का अधिकार शुरू, लेकिन 12, 13
ये दोनों आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है और हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अनुच्छेद 12 का क्वेश्चन बना हुआ है, बेहद बढ़िया प्रश्न बना था। मैं चर्चा करूंगा कैसे बना था, देखिए आगे। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 किसका उल्लेख? मौलिक अधिकारों का। एक चीज याद रहे दोस्तों, दुनिया में मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। और मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए लिखित में ब्रिटेन के राजा द्वारा 1215 में, और इसीलिए मैग्ना कार्टा, और उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, और इसीलिए ब्रिटेन को कहा जाता है मौलिक अधिकारों की जननी। लेकिन याद रहे दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट लिया गया अमेरिका से। अगर प्रश्न पुटअप हो कि भारत ने मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट कहां से लिया, दैट टाइम आंसर विल बी अमेरिका। और अगर क्वेश्चन पुटअप हो मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है, दैट टाइम आपका आंसर होगा ब्रिटेन। आगे बात करता हूं दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इस भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है दोस्तों मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और क्या कहा जाता है? 2-3 नाम है। मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र भी कहते हैं, एक दोस्तों आधार स्तंभ भी कहते हैं। देखिए कैसे, मैग्ना कार्टा अभी बात की, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन ने प्रदान किए और ब्रिटेन ने जिस कागज पर लिख कर दिए उन्हें नाम दिया मैग्ना कार्टा। इसलिए भारत में भी जहां मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में, उस भाग 3 को कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अधिकार पत्र, अधिकार लिखे हुए हैं इसलिए कह दिया अधिकार पत्र। आधार स्तंभ आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, एक देश के लिए सबसे जरूरी है उसकी जनता, और जनता को उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाते हैं अधिकार। क्या दिए जाते हैं दोस्तों? अधिकार। इसलिए इसे कह दिया संविधान का आधार स्तंभ। छोटी सी बात है, मौलिक अधिकारों की परिभाषा, सर मौलिक अधिकार क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। और मौलिक अधिकारों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, हम जैसे चाहे उसकी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं, एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं या प्रदत्त किए जाते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, मैं ये कह सकता हूं। दोस्तों मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अधिकार व्यक्ति की मांग है। किसकी मांग है? व्यक्ति की। तो मैं ये कह सकता हूं, जनता जिसकी मांग करती है, समाज जिसे स्वीकार करता है, राज्य जिसकी मान्यता देता है, और न्यायालय जिसकी प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब होता है दोस्तों गारंटी, अर्थात न्यायपालिका जिन अधिकारों की प्रतिभूति अर्थात गारंटी प्रदान करता है वो क्या है? मौलिक अधिकार। कोई निश्चित परिभाषा नहीं है मौलिक अधिकारों की, जैसे चाहे हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं। बात करता हूं आगे। सबसे महत्वपूर्ण है एक देश के लिए उसकी जनता, और जनता के लिए आवश्यक है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार, इसलिए कह दिया आधार स्तंभ। दोस्तों 3 नाम आए, मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, आधार स्तंभ। हमने देखा क्यों दिए गए तीनों नाम। बात करना चाहता हूं थोड़ी सी आगे। देखिए दोस्तों, अब मैं इसके संबंध में एक बहुत छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं। अक्सर वहां स्टूडेंट्स की नजर जाती नहीं है, क्यों नहीं जाती है, जरा गौर कीजिएगा। आपने नाम सुना होगा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। देखिए दोस्तों, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। एक बार इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। एक होता है वाद योग्य और दोस्तों एक होता है गैर वाद योग्य। क्या होता है दोस्तों? गैर वाद योग्य। दोस्तों मौलिक अधिकारों के जस्ट बाद एक चैप्टर आएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके संदर्भ में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए डिटेल से बात करते हैं, यही इसको क्लियर करते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए, नकारात्मक, सकारात्मक, वाद योग्य, गैर वाद योग्य। दोस्तों मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रश्न बने कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक या सकारात्मक, दैट टाइम आपका आंसर होगा नकारात्मक। सकारात्मक नहीं है मौलिक अधिकारों की प्रकृति। अब यह बात हमने बार बार पढ़ी है किताबों में कि सर मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, और मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य। मैं आपको इसके संबंध में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, रटना नहीं है। हम इस चीज को दिमाग में क्लियर कर लेते हैं, नकारात्मक और वाद योग्य। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं नकारात्मक है तो क्यों है, नकारात्मक क्यों है और
सकारात्मक नहीं है तो क्यों नहीं है? दोस्तों छोटी सी कंसेप्ट है, समझना। मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं एक व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? राज्य के विरुद्ध। मौलिक अधिकार एक नागरिक को उसके राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है दोस्तों। कैसी है? नकारात्मक है। हम बार बार मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो ऐसा आएगा, राज्य बाल श्रम नहीं करवा सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मतलब बड़े कारखानों में काम नहीं करवा सकता। इसलिए दोस्तों इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। बार बार नकारात्मक बात आ रही है, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है दोस्तों। एक चीज याद रहे। और वाद योग्य क्यों है? जिस चीज को लेकर न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, अर्थात आप संरक्षण ले सकते हैं, वो होती है वाद योग्य। तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है दोस्तों? वाद योग्य। अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ये सकारात्मक और गैर वाद योग्य क्या होता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, सकारात्मक और नकारात्मक। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और देखिएगा, नकारात्मक और वाद योग्य। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी? नकारात्मक, वाद योग्य। 1 मिनट देख लेते हैं। डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक और गैर वाद योग्य। दोस्तों डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है। अब बार बार देखते हैं, राज्य ऐसा करेगा, राज्य आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। बार बार पॉजिटिव बातें आ रही है, राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, इसलिए सकारात्मक है प्रकृति किसकी? डीपीएसपी की। और डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? गैरवाद योग्य। इसका मतलब डीपीएसपी को लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक चीज और याद रहे दोस्तों, ये वाद योग्य और गैरवाद योग्य तेज बहादुर सप्रू समिति जो 1945 में थी, उस तेज बहादुर सप्रू समिति ने कहा था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य और डीपीएसपी गैर वाद योग्य। और एक बात और कह दूं दोस्तों, मौलिक अधिकारों की मांग तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा भी 1945 में की गई थी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये बैकग्राउंड था, भारत के संदर्भ में आगे बात करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए अभिनव ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर। मैं डेली लाइव क्लास लेके आपके सामने उपस्थित रहूंगा और जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के आयाम हो सकते हैं, जो भी आयाम बन सकते हैं, हम उन सब की चर्चा करेंगे। और बीच में जो भी करंट के मुद्दे भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर बनते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। कंटिन्यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बी सेफ। थैंक यू दोस्तों।